हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है फिर से आपकी अपनी क्लास कॉम्पिटिशन एंड यू। मैं विपिन कुमार और हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे संविधान। दोस्तों, अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं जैसे कि हमने कल पढ़ाया था। कल आप हम पढ़ चुके थे, संविधान की बैठक हम पढ़ चुके थे। जो संविधान सभा थी इसका निर्माण हो चुका था और इसकी हम बैठक पढ़ चुके थे। इसकी पहली बैठक पढ़ी थी हमने कि इसकी पहली बैठक जो हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दिल्ली के अंदर। इतना मैंने आपको कल बताया था और इसके साथ ये बताया था कि जो इसके अध्यक्ष बने थे, इसके अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इनके अस्थायी अध्यक्ष बने थे और एक किसकी राय से बने थे मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बताया था कि जो कृपलानी थे, कृपलानी के प्रस्ताव से इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और कृपलानी ने ये जो प्रस्ताव था ये फ्रांसीसी क्रांति से प्राप्त किया था। ठीक, इतना आपको बता दिया था कि ये पहली सभा थी। इसके अंदर क्या हुआ था कि जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे इसको एज के आधार पर इसका अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था संविधान सभा की प्रथम बैठक का। और ये दिल्ली में हुआ था। इसकी तारीख 9 दिसंबर 1946 को है। किसके प्रस्ताव से किया था? तो कृपलानी के प्रस्ताव से ये किया था। और ये जो प्रस्ताव था कहाँ से लिया था? ये फ्रांसीसी क्रांति से लिया था जो कि 1789 में हुई थी। उसके अलावा हमने बात करी थी दूसरी बैठक की। मैंने आपको बताया था कि जो इसकी दूसरी बैठक थी वो कब हुई थी? तो 11 दिसंबर 1946 को इसकी दूसरी बैठक हुई। कहाँ हुई? ये दिल्ली में हुई। और इसके जो उद्देश्य थे, इसमें क्या हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभी की सहमति के द्वारा अध्यक्ष बना दिया गया। ये स्थायी अध्यक्ष थे और जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे वो इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक, इसके अलावा इस सभा ने दूसरा काम किया। इस बैठक ने दूसरा यह उद्देश्य था कि जो डॉक्टर बी.एन. राव थे, डॉक्टर बी.एन. राव को संविधान निर्माण का सलाहकार बना दिया गया। इनको सलाहकार बना दिया गया। ये एक आईएएस अधिकारी थे और मैंने आपको बताया कि दिल्ली में हुआ था और आपको बता चुका हूँ 11 बजे स्टार्ट होता है ये। और ये कहाँ हुई थी दिल्ली के अंदर? तो मैंने आपको बताया दिल्ली के अंदर यह आपकी हुई थी सेंट्रल हॉल के अंदर। सेंट्रल हॉल दिल्ली में हुई थी और कितने बजे स्टार्ट हुई थी? तो 11 सुबह के 11 बजे यानी 11 AM पर ये स्टार्ट हुई थी। ठीक, ये दोनों बैठक मैंने आपको बता दी थी। इसके अलावा मैंने आपको कल बताया था कि इसके 2 दिन के बाद यानी कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक प्रस्ताव रखा था संविधान सभा के सामने। वो प्रस्ताव क्या था? दोबारा बता देता हूँ आपको कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या हुआ था, एक प्रस्ताव रखा था संविधान सभा के सामने प्रस्ताव रखा और प्रस्ताव में कुछ बातें बताई थी। क्या बताई थी
कि जो भारत होगा वो स्वतंत्र होना चाहिए। दूसरा बताया था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश होगा, लोकतांत्रिक होगा। तीसरा बताया था कि भारत गणराज्य होगा। और चौथा बताया था कि भारत पूर्ण संप्रभुत्व संपन्न होगा। ये बताया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और जो ये बना था आपके 4 आधार थे, जो एक 4 टॉपिक थे, ये चारों ही प्रस्तावना का आधार बना। ये चारों बातें प्रस्तावना का आधार बनी थी। इतना मैंने आपको कल बता दिया था। इसके बाद मैंने बताया था कि संविधान की अलग अलग कार्य के लिए, अलग विभाग के लिए अलग अलग समितियां बना दी गई थी। अब इसके आगे पढ़ेंगे आज से। ये कल का था, मैंने एक नजर में रिवाइज कर दिया आपको। अब देख लेते हैं समितियां। जैसे कि बोर्ड पर लिखा हुआ आ रहा है संविधान सभा की समितियां। तो जो संविधान सभा की समितियां थी उसको 2 जगह बांट दिया गया था। एक आपका विषय संबंधी समितियां थी और दूसरी आपकी एक थी आपकी विषय संबंधी समिति और दूसरी थी प्रक्रिया संबंधी समिति। तो इसका मतलब क्या है? तो संविधान में कुछ विषय थे, संविधान के विषय के बारे में जो समिति बनाई गई थी वो विषय संबंधी समितियां थी। और प्रक्रिया संबंधी यानी कि कार्यकारी समितियां, जो कार्यकारी थी उनका नाम प्रक्रिया रखा गया, वो ये समितियां थी। ठीक, बात करें विषय संबंधी समिति की तो संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, इन दोनों के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष बनाया गया। याद कैसे करेंगे कि अगर संघ का नाम आता है तो कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसको बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रांत विषय समिति और आपकी जो मूल अधिकार की समिति थी, और इसके अलावा अल्पसंख्यक समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए, ये बनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। बात करें प्रांत मतलब राज्य। अगर प्रांत की बात आती है, अगर ऑप्शन में प्रांत वाला सवाल आया है कि प्रांत समिति का अध्यक्ष कौन था या प्रांत विषय समिति का अध्यक्ष कौन था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और एक याद और कर लेंगे कि जो मूल अधिकार की समिति थी जिसके अंदर मूल अधिकार आते थे, ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। इसके अलावा जो अल्पसंख्यक समिति थी, यानी कि अल्पसंख्यक के लिए जो विषय बनाए गए थे, उस समिति के अध्यक्ष जो थे वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया था। ठीक, इसके बाद बात करें तो इनकी उप समिति बनाई गई थी। जैसे आपका मूल अधिकार समिति है, इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे और इसकी एक उप समिति बनाई गई थी। उप समिति मतलब एक उप शाखा बनाई गई थी, एक छोटी शाखा बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी, वो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। इसी प्रकार अल्पसंख्यक समिति का भी एक छोटी शाखा बनाई गई, अल्पसंख्यक उप समिति, जिसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो HC मुखर्जी जी बनाए गए थे। ठीक है, अगर आप बात करें, अगर आप तैयारी कर रहे हैं कांस्टेबल वगैरह की, तो आपको ये समिति के अध्यक्ष ही काफ़ी हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं कुछ अच्छे पेपर की, कुछ बड़े लेवल के पेपर की, तो आपको ये उप समिति के अध्यक्ष भी याद करने आवश्यक होंगे, क्योंकि ये सवाल पूछे गए हैं उसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें प्रक्रिया संबंधी समिति की, तो प्रक्रिया संबंधी मैंने आपको बताया कि जो कार्यकारी समिति थी उनका नाम दिया गया था प्रक्रिया समिति, और प्रक्रिया समिति के अंदर ये कुछ समितियां हैं।
एक तो आपका संचालन समिति कि जो इसका संविधान का निर्माण होगा उसका जो संचालन करेंगे, यानी कि पूरी संविधान सभा का मान सकते हैं कि इसका संचालन होगा वो किसकी देखरेख में होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा बात करें, एक झंडा समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। एक आपकी नियम समिति बनाई गई कि क्या क्या नियम होंगे, क्या क्या नियम होने चाहिए, उसके लिए नियम समिति बनाई गई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही इसका अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा अगर आप बात करें, वो लिखने तो रह गया था, एक तो आपका प्रक्रिया समिति, तो जो प्रक्रिया समिति थी इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। इसका अध्यक्ष भी किसको बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो याद रखेंगे जो ये चार थी, संचालन समिति, झंडा समिति और नियम समिति और प्रक्रिया समिति, इनके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, इसके अलावा बात करें कि जो देशी रियासतें होंगी, देशी रियासत, उनका अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। और बात करेंगे हमारी सबसे मेन समिति है प्रारूप समिति। प्रारूप मतलब संविधान बनाने का जो काम था, या ऐसे कह सकते हैं जो संविधान का जो लास्ट फैसला लेना होता था, या ऐसे कह सकते हैं कि संविधान जो बनाया, खाका जो बनाया गया था उसको रीड करना, एक बार उसका वाचन करके उसको पूर्णतः आखिरी रूप देना था, अंतिम रूप देना था, वो प्रारूप समिति का था। और प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को बनाया गया था। ठीक, तो हमारी जो सबसे मेन समिति है वो ये है प्रारूप समिति, हम इसको पढ़ेंगे अब। ठीक, तो हमारी जो मेन समिति थी वो थी हमारी प्रारूप समिति, यानी कि जो संविधान का जो रीडिंग वगैरह करना था, वो जो संविधान का कह सकते हैं एक तरह से निर्माण करना था, वो इस समिति के अंतर्गत आया था। बात करें प्रारूप समिति की, तो प्रारूप समिति का जो गठन था वो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। 1947 को किया गया। इसके जो सदस्य थे वो सदस्य इसके 6+1 यानी कि एक अध्यक्ष और 6 इसके सदस्य थे। जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे ये पहले पूर्वी बंगाल से निर्वाचित हुए थे। कहाँ से हुए थे? पूर्वी बंगाल से, पूर्वी बंगाल। मगर हुआ क्या कि पूर्वी बंगाल बंटवारे के बाद पाकिस्तान के अंदर चला गया, जिसके लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को बॉम्बे की पूना वाली सीट से M.R. जो M.R. जयकर थे ये इस सीट से थे। इन्होंने इस्तीफा दिया, इनको इस्तीफा दिलाया गया और इनका इस्तीफा होने के बाद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को वहां से चुनाव में निर्वाचित किया गया। ठीक, तो थोड़ा याद कर लेंगे कि ये किसके स्थान पर आए थे और इन्हें पहले कहां से निर्वाचित हुए थे। ये याद करना थोड़ा जरूरी है कि पहले कहां से थे? पूर्वी बंगाल से। बंटवारे के बाद पाकिस्तान चला गया तो कहां से लड़े? बॉम्बे की पूना वाली सीट से। और किसके स्थान पर लड़े? तो M.R. जयकर को यहां से इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को यहां से निर्वाचित किया गया था। बात कर लेते हैं इनके अन्य सदस्यों की। तो N. गोपालस्वामी अयंगर, A.K. स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी। जो K.M. मुंशी थे ये एकमात्र कांग्रेसी थे। एकमात्र कांग्रेसी का मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस के इकलौते थे, नहीं, ये पहले से ही कांग्रेसी थे। यानी जो K.M. मुंशी थे ये प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेस के थे, पहली बात। फिर दूसरी बात कि जो कांग्रेस के जो नेता थे वो प्रारूप समिति के अंदर नहीं थे। अगर सवाल आए कि एकमात्र कांग्रेसी सदस्य जो संविधान सभा के
सदस्य थे तो कौन थे? के एम मुंशी। इनका पूरा नाम है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। दूसरे हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और एक ये हैं एन माधव राव। तो जो एन माधव राव हैं, हुआ क्या था कि पहले सीट पर बीएल मिश्रा थे, बीएल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देने के कारण बाद में एन माधव राव को यहां से निर्वाचित किया गया। लास्ट है टी कृष्णचारी। तो डीपी खेतान थे, इस सीट पर इनका निधन हो गया था। जो डीपी खेतान थे, इनका निधन हुआ, और इनके निधन होने पर सीट खाली हो गई, और इस सीट को भरने के लिए टी कृष्णचारी को यहां से निर्वाचित किया गया था। बच्चों याद करने की छोटी सी एक ट्रिक बनाई है, याद कैसा करेंगे देख लेंगे एक बार। तो मैंने लिखा है भीम बोले गोपाल कृष्ण कन्हैया माधव टीटी को बुलाओ सादुल्ला। भीम बोले गोपाल कृष्ण कन्हैया माधव टीटी को बुलाओ सादुल्ला। तो भीम सबसे पहले स्थान पर आए हैं, यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष भी थे। फिर आपके गोपाल, तो गोपाल स्वामी ये आ गए। उसके बाद कृष्ण, तो कृष्णचारी ये आए। कन्हैया, तो मणिकलाल कन्हैया, मैंने आपको नाम बताया था पूरा इनका। माधव, जो ये एन माधव हैं, और टीटी आपको ये आ चुके हैं। और सादुल्ला, सादुल्ला मतलब ये वाले सादुल्ला। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारी प्रारूप समिति, जो मैंने आपको बताया कि प्रारूप समिति का जो स्थापना थी वो 29 अगस्त 1947 को की गई थी। एक अध्यक्ष और 6 इसके अन्य सदस्य थे, टोटल 7 सदस्य थे इसके अंदर। और मैंने आपको बताया जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे वो पहले पूर्वी बंगाल से चुने गए थे, मगर जो पूर्वी बंगाल था वो बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चला गया, जिस कारण इन्हें बंबई की पूना वाली सीट से निर्वाचित किया गया। और उस सीट पर एम आर जयकर थे, वो थे, उनको इस्तीफा दिलाना पड़ा। उनके इस्तीफे के बाद इनको वहां से निर्वाचित किया गया। और बात करें इनकी, तो जो एन माधव राव हैं, इन्होंने बीएल मिश्रा का स्थान लिया था, क्योंकि बीएल मिश्रा जी ने इस्तीफा दे दिया था। और जो आपके टी कृष्णचारी हैं, इन्होंने डीपी खेतान की स्थान लिया था, क्योंकि डीपी खेतान जी का निधन हो गया था। अब पढ़ते हैं आगे। तो प्रारूप समिति को, जब प्रारूप समिति की स्थापना हो गई थी, तो हम बात करते हैं कि जो संविधान बनाना है तो काम कैसा हुआ स्टार्ट, कैसे कैसे स्टार्ट हुआ, क्या क्या उसमें घटना घटी, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हुआ क्या था कि जो संविधान का प्रथम प्रारूप था, जो प्रथम प्रारूप था इसका, संविधान का प्रथम प्रारूप, ये किसने बनाया? ये बनाया डॉक्टर बी एन राव। डॉक्टर बी एन राव जी ने क्या काम किया? जो कि संविधान के सलाहकार थे, उन्होंने पहला खाका तैयार कर दिया संविधान का। संविधान का खाका मतलब कि संविधान का एक प्रारूप बना दिया। और इस प्रारूप में कितनी वो थी देख लेते हैं एक बार। ये इसमें 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियां थी। इसके अंदर 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियां थी। ये किसने बनाया था खाका? ये खाका बनाया था डॉक्टर बी एन राव जी ने। और कब बनाया था? तो याद रखेंगे, ये बनाया था, तो जो प्रथम प्रारूप था सब इसका संविधान का, वो डॉक्टर बी एन राव ने बनाया, जो IAS अधिकारी थे और भारतीय संविधान जो सभा थी उसके सलाहकार थे। तो इन्होंने ये कब बनाया था? ये इन्होंने 17 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा में पेश कर दिया था। और इस खाके में, यानी कि इस प्रारूप में 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियां थी। ठीक। इसके होने के बाद जब ये सभा में पेश किया गया
तो इसको रीड करने के लिए या इसको दोबारा सही से करने के लिए, इसमें कुछ जोड़ना या हटाने के लिए कह सकते हैं, या इसको पढ़ने के लिए, इसको ठीक करने के लिए ये दिया गया किसको? प्रारूप समिति को दिया गया। प्रारूप समिति को ये दिया गया। जो ये संविधान का खाका बना था जिसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी, डॉक्टर बी.एन. राव जी के द्वारा बना था, ये प्रारूप समिति को दे दिया गया। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। और हमने भी बताया था कि प्रारूप समिति है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 29 अगस्त 1947 को की गई थी। ठीक, अब इस संविधान जो बना था प्रारूप था वो प्रारूप समिति को दे दिया गया। उसका वाचन करने के लिए या उसको रीड करने के लिए या उसको इसका निरीक्षण करने के लिए ये प्रारूप समिति को दे दिया गया था। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इनके अलावा 6 सदस्य और थे। और प्रारूप समिति बनी कब थी? तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनकर तैयार हुई थी। अब बात कर लेते हैं प्रारूप समिति ने आगे क्या किया। तो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति को यह संविधान दे दिया गया था कि जो खाका बना था उसका निरीक्षण करना था। तो इसमें प्रारूप समिति ने क्या किया कि 21 फरवरी 1948 को यह संविधान सभा में पेश किया गया। यह संविधान सभा में पेश किया गया। और बात करें कि जो यह बनाया था इसके अंदर 315 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां बनाई गई थी। 8 अनुसूची बनाई गई। मगर हुआ क्या कि इसकी भी आलोचना हुई थी। इसके भी बाद में संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने आलोचना की। तो आलोचना के बाद क्या हुआ कि जो प्रारूप समिति थी इसने दोबारा क्या काम किया कि प्रारूप जो समिति थी तो प्रारूप समिति ने क्या काम किया फिर दोबारा कि 26 अक्टूबर 1948 को ये दोबारा पेश किया गया। इसमें कुछ संशोधन किए गए और दोबारा ये 26 अक्टूबर 1948 को ये संविधान सभा में पेश किया गया। अब संविधान सभा में पेश किया गया तो संविधान सभा ने इसको पुनः रीडिंग के लिए यानी कि दोबारा रीड करने के लिए, दोबारा पढ़ने के लिए इसको दोबारा प्रारूप समिति को दे दिया गया। और हम सभी पढ़ते हैं या तुम पढ़ते हैं कि संविधान जो बना था उसमें 3 वाचन हुए थे। वाचन का मतलब होता है रीड करना यानी कि रीडिंग करना। उसके 3 वाचन हुए थे, वो वाचन देख लेते हैं एक बार। तो वाचन हुए थे और कितने वाचन हुए थे? तो वाचन हुए थे 3। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और ये आपका तृतीय वाचन। वाचन मतलब इसको रीड करना कि जो 26 अक्टूबर 1948 को जो पेश किया गया था उसको रीड करने के लिए, उसका वाचन करने के लिए प्रारूप समिति को दिया गया। तो क्या हुआ, जो प्रथम वाचन था वो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला। इसके बाद इसका दूसरा वाचन जो था इसका दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। और जो तीसरा और अंतिम वाचन था, जो इसका अंतिम रीड हुई थी, इसकी अंतिम रीड जो हुई थी 14 नवंबर से प्रारंभ होकर 1949 से प्रारंभ होकर 26 नवंबर
1949 तक चली और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था। बात करें वाचन की तो एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मेन है, क्वेश्चन बनता है कि जो सबसे लंबा वाचन था तो वो कौन सा था? वो दूसरा वाचन था जो सबसे लंबा चला था। सबसे लंबा वाचन कौन सा था? तो द्वितीय वाचन जो था वो सबसे लंबा वाचन था। बात करें सबसे छोटा वाचन कौन था? तो जो सबसे छोटा वाचन था वो प्रथम वाचन था, जो केवल 4 तारीख से स्टार्ट होकर और 9 तारीख तक ही चला था। बात करें कि कौन से वाचन के पश्चात या कौन से वाचन के खत्म होने पर भारतीय संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था, तो तृतीय वाचन के पूर्ण होने पर भारतीय संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत कर लिया गया था। तो ये तीनों वाचन याद करेंगे। वाचन का मतलब होता है रीड करना, यानी कि उसको एक बार पढ़ना। ठीक, अब बात कर लेते हैं भारतीय संविधान को लागू होना, कि भारतीय संविधान लागू कैसे कैसे हुआ। संविधान अंगीकृत तो बात करें संविधान अंगीकृत की, तो मैंने बताया कि तीसरा वाचन जो समाप्त हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को हुआ और 26 नवंबर 1949 को ही भारतीय संविधान को अंगीकृत कर लिया गया और इस संविधान पर 284 सदस्यों की हस्ताक्षर हुए थे। बात करें कि जो संविधान सभा में महिलाओं की संख्या थी तो 15 महिलाओं की संख्या थी, मगर जब संविधान को अंगीकृत किया गया था तो उसमें से 7 सदस्य, जो 7 महिला सदस्य थीं वो अनुपस्थित थी। इसी कारण कि जो भारतीय संविधान है उस पर केवल 8 महिलाओं के हस्ताक्षर हैं। 8 महिलाओं के ही हस्ताक्षर हैं उसके अंदर। कितनों के? 8 महिलाओं के हस्ताक्षर। बात करें कि जब ये संविधान अंगीकृत किया गया था तो इसके अंदर 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। कब थी? 26 नवंबर 1949 को, जब यह अंगीकृत किया गया था। और यह अंगीकृत किया गया था तीसरे वाचन के समाप्ति पर। इसके अंदर 284 सदस्यों के हस्ताक्षर हुए। टोटल सदस्य थे वो 389 थे, 389 सदस्य थे, मगर 284 के ही हस्ताक्षर हैं, क्योंकि बाकी अब्सेंट थे, यानी कि अनुपस्थित थे। महिलाओं की बात करें तो 15 महिलाएं भारतीय संविधान सभा में थी, मगर 8 महिलाओं के हस्ताक्षर संविधान पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बात करें कि जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था तो इसमें कुछ अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। जब भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया तो अंगीकृत होते सार ही या अंगीकृत होने के साथ ही 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। और कौन कौन से अनुच्छेद थे? वो अनुच्छेद थे ये। कब लागू हुए थे अनुच्छेद? ये 16 अनुच्छेद थे। और ये कब से लागू हुए थे? तो 26 नवंबर 1949 को जब भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था तभी अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। कौन कौन से देख लेते हैं। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 ये किए गए। इसके अलावा अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और अनुच्छेद 394। जो अनुच्छेद 394 है
इसके अंतर्गत ही भारतीय संविधान को लागू किया गया था। जो 394 अनुच्छेद है ये भारतीय संविधान के लागू होने की बात करता है। बात करें कि 16 अनुच्छेद जो 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे, मगर बात करें कि जो भारतीय संविधान लागू कब हुआ था, तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949। लागू किया गया था 1950 को 26 जनवरी 1950 में और अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949। बात करें कि जो भारतीय संविधान था वो कितने समय में लिखा गया, तो उसकी बात कर लेते हैं कि जो भारतीय संविधान है उसको बनने में कितना समय लगा था। भारतीय संविधान को बनने में जो समय लगा था वो था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संपूर्ण हुआ। उसके अलावा बात करें कि लागत कितनी आई थी, यानी कि कुल खर्च कितना हुआ था, कुल व्यय कितना हुआ था, तो ये हुआ था आपका भारतीय संविधान को बनाने में जो खर्च हुआ था वो 63,96,729 रुपये का जो खर्चा आया था। बात करें कि जो भारतीय संविधान है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लिपि में लिखा गया था। हिंदी और इंग्लिश दोनों लिपि में लिखा गया था। तो बात करें अगर अंग्रेजी लिपि की, तो अंग्रेजी लिपि में यानी इंग्लिश लिपि में 251 पेज हैं। 251 पेज हैं। अगर बात करें कि कुल शब्द कितने हैं, कि भारतीय संविधान में कुल कितने शब्द हैं, तो लगभग 1,50,000 शब्द हैं। ठीक, इसके अलावा अब बात कर लेते हैं कि जो भारतीय संविधान था उसको लिखा किसने था। कहने का मतलब भारतीय संविधान बनने के बाद जो हस्तलिखित था यानी कि हाथों के द्वारा लिखा गया था, अब बात उसकी कर लेते हैं, क्योंकि जो भारतीय संविधान पहला था वो प्रिंट किया गया था। भारतीय संविधान को लिखा गया था दूसरे व्यक्ति के द्वारा और उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इनके द्वारा भारतीय संविधान को हस्तलिखित लिखा गया। इन्होंने भारतीय संविधान को अपने हैंड राइटिंग में लिखा, अपने हाथों के द्वारा लिखा और इसको लिखने में जो समय लगा वो 6 माह का समय लगा। बात कर लेते हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा कौन थे, तो ये शांति निकेतन स्कूल ऑफ आर्ट्स तो ये शांति निकेतन स्कूल ऑफ आर्ट्स पश्चिम बंगाल के थे। ये इस विद्यालय के सदस्य थे। बात करें तो इन्होंने 6 माह में ये संविधान अपने हाथों से लिखकर तैयार किया था बाद में। दूसरी बात अगर बात करें कि जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने बात की इनसे, किनसे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा से, कि तुम भारतीय संविधान को अपने हैंड राइटिंग में लिखने में कितना चार्ज लोगे, यानी कितना वेतन लोगे या कितना पैसा लोगे। तो इन्होंने पैसा लेने को मना कर दिया था। किसने? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने मना कर दिया था और इन्होंने कहा था कि मैं संविधान को अपने हाथों से लिखने का 1 भी रुपया नहीं लूंगा, मगर मेरी एक शर्त है।
वो शर्त क्या थी? इन्होंने कहा था कि संविधान के हर एक पेज पर, कि प्रत्येक पेज पर मैं अपना नाम लिखूंगा, अपना नाम लिखूंगा। इन्होंने ये कहा था कि मुझे इसका एक भी रुपया नहीं चाहिए, बस मैं चाहता हूं कि जो मेरे हाथों संविधान लिखा गया है उसके प्रत्येक पेज पर मेरा नाम होना चाहिए, मैं अपना नाम लिखूंगा। और जो लास्ट का पेज होगा, जो लास्ट पेज होगा इस संविधान का, मैं इस पर अपने दादा रामदास का नाम लिखना चाहूंगा। इन्होंने बताया था कि जो लास्ट पेज होगा संविधान का, मैं उसको अपने दादा का नाम रामदास लिखूंगा। और ये शर्त पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कबूल कर ली थी कि हाँ ठीक है, ऐसा ही होगा। तो प्रत्येक पेज पर इनका नाम लिखा हुआ है और लास्ट पेज पर इनके दादा का नाम लिखा हुआ है। बात करें भारतीय संविधान कहाँ रखा हुआ है, तो जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान सेंट्रल हॉल में रखा गया है, जो संसद के अंदर है। संसद के अंदर सेंट्रल हॉल में भारतीय संविधान की जो पुस्तक है उसको रखा गया है और उस पुस्तक को हीलियम गैस के अंदर रखा गया है जिससे कि वो खराब ना हो। भारतीय संविधान को कहाँ रखा गया है? भारतीय संविधान को संसद के सेंट्रल हॉल, संसद के सेंट्रल हॉल में रखा गया है। और कहां रखा गया है? हीलियम गैस के अंदर, हीलियम गैस के जार में। यानी कि एक इतना बड़ा कि कांच का एक बॉक्स है, उसके अंदर हीलियम गैस भरी हुई है। कौन सी गैस भरी हुई है? हीलियम गैस। और आपकी ये जो संविधान की पुस्तक है उसको रखा गया है। किताब सही ना बनी। जो भारतीय संविधान की पुस्तक है वो हीलियम गैस के अंदर रखी गई है। ठीक, वही कहाँ रखी गई है? भारतीय जो संसद है उसके सेंट्रल हॉल में रखी गई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं जो भारतीय संविधान की जो मूल पुस्तक है वो कैसी है, उसका प्रारूप कैसा है, देखने में कैसी है। तो बात करें, ये आप देख रहे होंगे कि भारतीय संविधान है। बात कैसी, जो कलाकृति है ये वाली, इसकी जो आकृति बनाई हुई है ऊपर, ये आकृति एक अलग व्यक्ति ने बनाई है। और एक किस व्यक्ति ने बनाई है? ये नंदलाल बोस ने बनाई है। नंदलाल बोस। और किताब जो आपकी संविधान की पुस्तक है, जो संविधान है, इसका जो कलाकृति है ये वाली, ये कलाकृति जो है, ये आकृति है, डिजाइन, ये किसने किया है? ये नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा ने किया है। ये भी किसके सदस्य थे? ये भी शांति निकेतन के थे। कहाँ के थे? शांति निकेतन स्कूल ऑफ आर्ट्स बंगाल। तो इन्होंने इसकी आकृति बनाई है, इसका जो डिजाइन बनाया है वो नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा ने मिलकर बनाया है। तो आज हमने बात की भारतीय संविधान की, कि जो भारतीय संविधान की बैठक थी वो कल कर चुके थे। उसकी बैठक के बाद के संविधान का निर्माण कैसे कैसे हुआ, प्रारूप समिति बनी, प्रारूप समिति ने कैसे कैसे बनाया, डॉक्टर बी.एन. राव जी ने कैसे कैसे बनाया, उन सबको आज हमने पढ़ा था। ठीक, तो उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो भारतीय संविधान हमने वो पूरा हो गया है, जो उसकी सभा थी, सभा पूरी हो गई है, संविधान को अंगीकृत कर लिया गया। अब इसके आगे जो विशेषता है संविधान की वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। जो भारतीय संविधान की विशेषता है, प्रस्तावना है जो आगे है, उसको हम आगे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए।